क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया भी है, प्लान भी है, लेकिन फिर भी आप शुरू ही नहीं कर पा रहे? जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो आपको रोक रही हो। पैट्रिक किंग की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड इसी सवाल का जवाब देती है कि आखिर क्यों हम टालमटोल करते हैं और कैसे इस आदत को बदला जा सकता है। इस किताब की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बात से। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल स्टेप होता है, और यही वो जड़ है जहां से हमारी सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी शुरुआत करने से डरते हैं। कभी परफेक्शन की चिंता, कभी नतीजों का डर, कभी आलस, ये सब मिलकर हमें रोकते हैं। पैट्रिक किंग हमें ये समझाते हैं कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के पुराने प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। हमारा ब्रेन ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो हमें किसी भी अनिश्चितता, रिस्क या मेहनत वाले काम से बचाना चाहता है। यही कारण है कि जब भी कोई नया, मुश्किल या थोड़ा टाइम टेकिंग काम सामने आता है, तो हम प्रोक्रोस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। हमारा दिमाग हमें आरामदायक जोन में रखना चाहता है, और वो आरामदायक जोन है कुछ मत करो, अभी नहीं। अब सवाल ये उठता है, क्या इस आदत को बदला जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम काम को टालने की बजाय उसी वक्त शुरू कर सके? किताब का इंट्रोडक्शन यही रास्ता दिखाता है, शुरुआत करने की साइंस। पैट्रिक बताते हैं कि शुरुआत करना सिर्फ इच्छा या मोटिवेशन की बात नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और बार बार इस्तेमाल करके मजबूत बनाया जा सकता है। जैसे कोई मसल्स को ट्रेन करता है, वैसे ही शुरुआत की आदत को भी ट्रेन किया जा सकता है। किताब के पहले ही चैप्टर में पैट्रिक कुछ मिथ्स को तोड़ते हैं, जैसे कि हमें कोई काम शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, या हमें पहले खुद को रेडी फील करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि रेडी होने का इंतजार ही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि इंसान कभी भी पूरी तरह रेडी नहीं होता। जब तक आप एक्शन में नहीं आते, तब तक असली क्लैरिटी नहीं मिलती। लेखक बताते हैं कि इंसान का ब्रेन, खासकर जब कोई नया काम शुरू करना हो, तो डर और संदेह से भर जाता है। हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, अगर ये मेरे बस का नहीं हुआ तो, और ये सोच सोचकर हम कुछ शुरू ही नहीं करते। लेकिन पैट्रिक कहते हैं कि शुरुआत का मतलब है कि आप इन सब सवालों के बावजूद एक छोटा सा स्टेप लें, और यहीं से मोमेंटम बनता है। इंट्रोडक्शन में एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट आता है, मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, सिस्टम बनाओ। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब हम काम करेंगे, लेकिन किताब कहती है कि ये एक जाल है। मोटिवेशन कब आएगा, कितना टिकेगा, और क्या वो हर बार उतना स्ट्रांग होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपने एक आसान, रिपीटेबल सिस्टम बना लिया, तो आप बिना मोटिवेशन के भी काम शुरू कर सकते हैं। पैट्रिक किंग इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें स्टार्टिंग स्मॉल, यानी बहुत छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे हर दिन 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है, तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करें। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, तो शुरुआत एक पैराग्राफ से करें। छोटी शुरुआत से दिमाग को डर नहीं लगता, और एक बार आप चालू हो गए तो फिर धीरे धीरे पूरा काम हो जाता है। एक और जरूरी बात जो इस किताब के इंट्रोडक्शन में आती है, वो है इमोशनल रेजिस्टेंस, यानी हमारे अंदर उठने वाला भावनात्मक विरोध। जब भी कोई काम मुश्किल या अनकंफर्टेबल लगता है, तो हमारा ब्रेन उसके खिलाफ इमोशंस खड़े कर देता है, जैसे बोरियत, चिढ़, डर या सुस्ती। और यही हमें समझने की जरूरत है कि वो रेजिस्टेंस नॉर्मल है। अगर आप उसे पहचानना और उससे पार पाना सीख लें, तो आप हर बार शुरुआत कर सकते हैं। पैट्रिक एक चीज और बताते हैं, शेम और गिल्ट से दूर रहो। कई बार हम काम ना करने पर खुद को कोसते हैं, मैं बहुत आलसी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा सोचने से सिर्फ काम और ज्यादा टलता है। हमें अपने साथ दयालु होना है और हर दिन नई शुरुआत करनी है। तो दोस्तों, द साइंस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड का इंट्रोडक्शन हमें यह सिखाता है कि शुरुआत करना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। अगर हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को समझ लें, अपने लिए सिस्टम्स बना लें, छोटे स्टेप से शुरुआत करें और इमोशनल रेजिस्टेंस को पहचानना सीख लें, तो हम किसी भी काम को टालने की बजाय उसी समय शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब इस किताब को विस्तार से समझते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। टालमटोल यानी प्रोक्रोस्टिनेशन हमारे जीवन की सबसे सामान्य लेकिन सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। हम सबने कभी न कभी यह अनुभव किया है कि कोई जरूरी काम सामने है, लेकिन हम उसे बार बार कल पर टालते जा रहे हैं। दिल में बेचैनी होती है, दिमाग में हलचल रहती है, लेकिन एक्शन नहीं होता। पैट्रिक किंग अपनी किताब द साइंस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड में इस आदत को बेहद वैज्ञानिक और स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। इस अध्याय का मूल उद्देश्य है कि हम ये समझें कि टालमटोल कोई साधारण आलस्य नहीं है, बल्कि एक गहरी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं, कमजोर हैं या हमारे अंदर अनुशासन की कमी है, लेकिन लेखक बताते हैं कि टालमटोल इन चीजों से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से असुविधा और दर्द से बचना चाहता है।
जब भी कोई काम हमें कठिन, भारी या अनिश्चित महसूस कराता है, तो हम उसे करने के बजाय ऐसे काम चुनते हैं जो हमें तात्कालिक आराम दे सकें, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, टीवी देखना, बार बार रसोई में जाना या कोई दूसरा छोटा सा काम पकड़ लेना जो जरूरी नहीं है। लेखक इसे इमोशनल मिसअलाइनमेंट कहते हैं, यानी हमारी तात्कालिक भावनाएं उस कार्य के अनुरूप नहीं होती जो हमारे लिए जरूरी होता है। हमारा लॉन्ग टर्म गोल कुछ और होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम बस आराम और मानसिक राहत चाहते हैं। यही विरोधाभास हमें टालमटोल की ओर धकेलता है। पैट्रिक किंग ये भी कहते हैं कि जब हम टालते हैं तो हम काम को नहीं बल्कि उस काम से जुड़ी असुविधाजनक भावना को टाल रहे होते हैं, जैसे कि डर, अगर मैं असफल हो गया तो, या शर्म, अगर लोग हंसने लगे, या खुद से संदेह, क्या मैं ये कर भी पाऊंगा। इन भावनाओं का सामना करने से बचने के लिए हम बाहरी दुनिया में कुछ और पकड़ लेते हैं। एक बहुत अहम बिंदु जो लेखक उठाते हैं वह है रैशनलाइजेशन ट्रैप्स। जब हम टालते हैं तो हम अक्सर खुद को यह समझाते हैं कि अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर में ज्यादा अच्छे से करूंगा, अब दिमाग थका हुआ है, कल सुबह करेंगे। ये सब हमें भ्रमित करता है कि हमने काम पूरी तरह छोड़ा नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए टाला है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये तर्क सिर्फ हमारे मानसिक भय को ढकने के लिए बनाए जाते हैं। किताब यह भी दर्शाती है कि टालमटोल करने का एक बड़ा कारण परफेक्शनिज्म है। कई लोग सोचते हैं कि जब तक पूरा माहौल सही न हो, समय बिल्कुल फिट न हो और मूड भी एकदम प्रेरणादायक न हो, तब तक शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ये सोचने का तरीका धीरे धीरे इतनी जड़ें जमा लेता है कि इंसान कभी शुरुआत ही नहीं कर पाता। लेखक इस मानसिकता को तोड़ने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताते हैं। छोटी शुरुआत करो। कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है तो सिर्फ पहला कदम लो। जैसे अगर आपको 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है तो बस पहले एक पैराग्राफ लिखो। अगर आपको जिम जाना है लेकिन मन नहीं है तो सिर्फ जूते पहन लो और बाहर निकलो। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। यानी प्रेरणा इंतजार करने से नहीं बल्कि छोटे से एक्शन लेने से आती है। शुरुआत करने के बाद हमें अक्सर महसूस होता है कि यह तो इतना मुश्किल नहीं था जितना हमने सोचा था। एक दिलचस्प बात जो इस अध्याय में सामने आती है वह यह है कि हमें काम खत्म करने की आदत से ज्यादा काम शुरू करने की आदत बनानी चाहिए। ज्यादातर लोग इस दबाव में रहते हैं कि उन्हें पूरा काम एक ही बार में खत्म करना है, लेकिन इससे अनजाने में बोझ बढ़ जाता है और हम शुरुआत ही नहीं करते। जबकि अगर हमारा ध्यान केवल शुरुआत करने पर हो तो हम बार बार एक्शन लेने लगते हैं और धीरे धीरे काम पूरा भी हो जाता है। लेखक बताते हैं कि प्रोग्रेस इज एडिक्टिव, यानी जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपका दिमाग डोपामीन छोड़ता है जो आपको अच्छा महसूस कराता है, और वही अच्छा अनुभव आपको फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जब आप बार बार शुरुआत करने लगते हैं तो आप एक सकारात्मक चक्र में घुस जाते हैं। एक और खास बात जो इस अध्याय में समझाई गई है वो ये है कि हमें अपने आप को दोष देने की आदत छोड़नी होगी। जब हम टालते हैं तो उसके बाद हम खुद को कोसते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं और खुद पर भरोसा कम हो जाता है। इससे अगली बार और भी ज्यादा डर पैदा होता है। लेखक कहते हैं कि यह आत्मदोष का चक्र सबसे पहले तोड़ना जरूरी है। इसके बदले में हमें अवेयरनेस विकसित करनी होगी, यानी जब भी आप टालने लगें तो खुद से सवाल करें, क्या मैं काम को टाल रहा हूं या उस भावना को जो उससे जुड़ी है। ये आत्म जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अंत में पैट्रिक किंग हमें ये सिखाते हैं कि टालमटोल से निपटने के लिए किसी बड़े जादू या सुपर मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस काम की शुरुआत करने की आदत को मजबूत करने की। और यह आदत तब बनती है जब हम छोटे छोटे एक्शन बार बार लेते हैं, बिना उस पर ज्यादा सोचे या परफेक्ट होने की उम्मीद किए। जब आप ये समझ जाते हैं कि टालमटोल कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक समझने योग्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, तब आप उससे लड़ने की बजाय उससे दोस्ती करना सीख जाते हैं, और यहीं से आपके हर काम की शुरुआत आसान हो जाती है। चैप्टर 2, द 5 सेकेंड रूल। पैट्रिक किंग की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड में द 5 सेकेंड रूल एक बेहद शक्तिशाली मानसिक टूल की तरह प्रस्तुत किया गया है। यह नियम हमें टालमटोल, संकोच और आत्मसंदेह की स्थिति से बाहर निकलकर फौरन एक्शन में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। किताब में बताया गया है कि कैसे सिर्फ 5 सेकंड के भीतर किया गया एक छोटा सा फैसला आपके पूरे दिन, जीवन शैली और व्यक्तित्व को बदल सकता है। 5 सेकंड रूल का मूल विचार है, जब भी आपको कोई काम करना हो और आपके मन में विचार आए कि करना चाहिए, तब 5 सेकंड के अंदर उसे शुरू कर दो, वरना आपका दिमाग उसे टालने लगेगा। यानी आप 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिने, 5, 4, 3, 2, 1, और जैसे ही 1 आए आप उस काम में हाथ डाल दें। लेखक बताते हैं कि यह नियम असल में आपके सोचने और टालने के बीच का समय काट देता है। आमतौर पर जब हमें कुछ करना होता है,
जैसे सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, फोन कॉल करना, कोई मेल भेजना, तो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, फायदे नुकसान का आकलन करने लगते हैं और इसी दौरान डर या बहाने आ जाते हैं। लेकिन जब हम 5 सेकंड के अंदर निर्णय लेकर कदम बढ़ा देते हैं, तब हम अपने भावनात्मक टालमटोल वाले सिस्टम को बाईपास कर देते हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 भागों में काम करता है, एक तुरंत एक्शन लेने वाला सिस्टम और दूसरा धीरे सोच विचार करने वाला सिस्टम। जब आप किसी काम में देरी करते हैं तो धीरे सोचने वाला सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो डर, असुरक्षा और आलस्य से भरा होता है। लेकिन 5 सेकंड का नियम आपके फास्ट ब्रेन को काम में लगाता है, जो बिना बहाने बनाए तुरंत एक्शन लेता है। इस नियम की खूबी यह है कि यह कोई जटिल या लंबी प्रक्रिया नहीं है। आपको किसी खास योजना, मोटिवेशन या ऊर्जा की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 सेकंड का साहस चाहिए और वही आपको एक्शन की ओर धकेलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह अलार्म बजने के बाद बिस्तर में पड़े हैं तो 5, 4, 3, 2, 1 गिने और उठ खड़े हों। कोई जरूरी लेकिन मुश्किल फोन कॉल करना है? 5, 4, 3, 2, 1 और कॉल डायल करें। किसी असुविधाजनक बातचीत से बच रहे हैं? 5, 4, 3, 2, 1 और पहला वाक्य बोलें। लेखक कहते हैं कि इस नियम को अपनाने से आप रिएक्टिव माइंडसेट से एक्टिव माइंडसेट में आ जाते हैं। टालमटोल इसलिए होता है क्योंकि हम चीजों का इंतजार करते हैं, सही मूड का, सही समय का, प्रेरणा का। लेकिन 5 सेकंड रूल इन सब का इंतजार खत्म कर देता है। वो कहता है, सोचो नहीं, शुरू करो। किताब में बताया गया है कि यह नियम सिर्फ शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आत्मनियंत्रण और अनुशासन बढ़ाने के लिए भी काम करता है। जब आप बार बार इसे अपनाते हैं तो आपका दिमाग खुद पर नियंत्रण करने लगता है। आप भावनाओं से नहीं, निर्णय से काम लेना सीख जाते हैं। इस नियम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हुए लेखक बताते हैं कि जब आप कोई निर्णय लेने में 5 सेकंड से ज्यादा लगाते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बजाय लिम्बिक सिस्टम हावी हो जाता है। यही सिस्टम डर, चिंता और टालमटोल को जन्म देता है। लेकिन जब आप जल्दी निर्णय लेकर तुरंत कार्य करते हैं तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से को ट्रेन करते हैं जो आपको बहाने नहीं बनाने देता। एक और रोचक बात लेखक ये बताते हैं कि इस नियम को आप किसी भी आदत में बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह पढ़ाई करें, रोजाना एक्सरसाइज करें, समय पर कोई प्रोजेक्ट पूरा करें, तो हर बार 5 सेकंड के अंदर स्टार्ट करना आपकी आदत को सेट करने का रास्ता बनता है। हमारी आदतें शुरुआत से बनती हैं और शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। लेकिन 5 सेकंड का यह नियम उस कठिनाई को दूर कर देता है। यह नियम छोटे फैसलों से लेकर बड़े बदलावों तक में उपयोगी है। कभी कभी हम जिंदगी के बड़े निर्णय लेने से भी डरते हैं, जैसे नौकरी बदलना, किसी रिश्ते से बाहर आना या कोई नया हुनर सीखना। ऐसे में 5 सेकंड रूल उस पहले कदम को उठाने की ताकत देता है जो बाद में पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि इस नियम का उपयोग केवल अकेले नहीं करना चाहिए, आप इसे एक सिस्टम बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप एक नोटबुक रखें जिसमें हर बार आप उस काम को नोट करें जिसे आप 5 सेकंड में शुरू कर पाए और साथ में उसका परिणाम भी लिखें। कुछ दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, निर्णय क्षमता तेज हो रही है और आपका समय प्रबंधन बेहतर हो रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि यह नियम बहुत सरल है, क्या यह वाकई असरदार है? लेखक इसका उत्तर एक उदाहरण से देते हैं। जैसे अगर कोई इंसान नदी में डूब रहा हो तो आप 5 सेकंड सोचते नहीं, तुरंत छलांग लगाते हैं। उस पल में आपके पास सोचने का समय नहीं होता, केवल एक्शन होता है। यही सिद्धांत छोटे छोटे कार्यों पर लागू करें तो आप हर दिन दर्जनों ऐसे निर्णय बिना टाले ले सकते हैं। एक और बात जो इस अध्याय में बहुत प्रभावी तरीके से समझाई गई है, वह है हैबिट रिप्रोग्रामिंग। 5 सेकंड रूल आपके दिमाग की पुरानी आदतों को धीरे धीरे मिटा देता है और नई सोच की शुरुआत करता है। जब आप रोजाना इस नियम को अपनाते हैं तो आपका दिमाग समझ जाता है कि अब टालमटोल की कोई जगह नहीं है। यह एक तरह से आपकी मानसिक पुनर्रचना, रिवायरिंग है, जो किसी भी व्यक्ति को इनर्शिया से एक्शन की दिशा में ले जा सकती है। अंततः लेखक कहते हैं कि यह नियम आपके सोचने की प्रक्रिया को बाधित करता है और यह बाधा ही सकारात्मक है। सोचने की प्रक्रिया अगर ज्यादा लंबी हो जाए तो वह डर, शंका और निष्क्रियता पैदा करती है। लेकिन जब आप इस नियम से अपने सोचने के समय को सीमित कर देते हैं तो आप तुरंत करने वाले बन जाते हैं और यही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। चैप्टर 3, माइक्रो गोल्स। किसी भी बड़े लक्ष्य की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। लेकिन अक्सर जब हम किसी बड़े काम या सपने के बारे में सोचते हैं तो वो इतना विशाल और कठिन लगता है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। हमारा दिमाग डर से भर जाता है। इतना बड़ा काम कैसे होगा? इतना समय कहां से लाऊं? अगर मैं असफल हो गया तो? पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि इसी डर को तोड़ने और शुरुआत को आसान बनाने के लिए माइक्रो गोल्स यानी सूक्ष्म लक्ष्यों की रणनीति बेहद कारगर है। माइक्रो गोल्स का मतलब है
किसी भी बड़े काम को इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में बांटना कि हर कदम इतना आसान लगे कि उसे करने के लिए न सोचने की जरूरत हो, न ज्यादा मेहनत की। लेखक इसे लो फ्रिक्शन एंट्री पॉइंट्स कहते हैं, यानी ऐसे लक्ष्य जो आपकी ऊर्जा, प्रेरणा या समय की ज्यादा मांग न करें, बल्कि आपको बस करने की आदत में डालें। लेखक बताते हैं कि जब कोई कार्य बहुत बड़ा होता है तो हमारा दिमाग उसे करने से पहले ही हार मान लेता है, लेकिन जब हम उसे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे 30 मिनट की एक्सरसाइज की जगह सिर्फ 5 मिनट चलना, 1000 शब्द की रिपोर्ट की जगह सिर्फ 50 शब्द टाइप करना, तो हमारा दिमाग कहता है, अरे इतना तो कर ही सकते हैं। यही सोच एक्शन को जन्म देती है। माइक्रो गोल्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे इमोशनल रेजिस्टेंस को कम करते हैं। जब कोई काम भारी या डरावना नहीं लगता, तब हम उसमें घुसने का साहस करते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि माइक्रो गोल्स वो पहला कदम होते हैं जो हमें गति में लाते हैं, और एक बार हम चलने लगे तो फिर रुकना कठिन होता है। मान लीजिए आप रोजाना पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हर बार लगता है कि पूरा चैप्टर पढ़ना बहुत लंबा काम है। अगर आप माइक्रो गोल सेट करें कि मैं सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा, तो आप पाएंगे कि एक पेज के बाद दूसरा पेज भी अपने आप खुल जाता है। यही माइक्रो गोल्स का जादू है, वे एक्शन को सहज बनाते हैं। पैट्रिक किंग इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि माइक्रो गोल्स केवल छोटे काम नहीं होते, बल्कि वे आपके दिमाग की सोच बदलते हैं। जब आप बार बार छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो आपका दिमाग मैं कर सकता हूं की भावना से भर जाता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और डर या संकोच कम होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि माइक्रो गोल्स आपको कंसिस्टेंसी की आदत सिखाते हैं। अक्सर लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन कभी कभी ही आता है, असली सफलता नियमितता से मिलती है। और नियमितता तभी बनती है जब आप बड़े कामों को इतना छोटा बना दें कि हर दिन बिना किसी बाधा के उन्हें किया जा सके। लेखक माइक्रो गोल सेट करने की एक स्पष्ट रणनीति भी बताते हैं। पहला नियम है, काम को इतना छोटा बनाओ, यानी इतना आसान कि आप चाहें भी तो असफल न हो सके। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज योगा करना चाहते हैं तो लक्ष्य रखें, सिर्फ एक आसन करूंगा। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य बनाएं, सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। अगर आप लेखन शुरू करना चाहते हैं तो कहें, सिर्फ 2 वाक्य लिखूंगा। इन लक्ष्यों में सबसे अहम बात यह है कि वे आपके अंदर गति पैदा करते हैं। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपको लगता है कि चलो थोड़ा और कर लेते हैं। माइक्रो गोल्स का मकसद ही यह है कि आपको डूइंग मोड में लाना, न कि प्लानिंग मोड में उलझाए रखना। पैट्रिक किंग बताते हैं कि माइक्रो गोल्स का एक और बड़ा फायदा यह है कि वे आपके फोकस को तेज करते हैं। जब आप छोटे टारगेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका ध्यान बिखरता नहीं। आप जानते हैं कि बस ये छोटा सा हिस्सा करना है। इससे डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और आपको पूरा नियंत्रण महसूस होता है। किताब में एक रोचक विचार यह भी है कि माइक्रो गोल्स सिर्फ उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी जरूरी हैं। जब आप बार बार छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो आपको संतोष का अनुभव होता है। इससे आत्मसंतुलन और आत्मसम्मान दोनों मजबूत होते हैं। आप खुद को एक्शन लेने वाला व्यक्ति मानने लगते हैं, और यही सोच आपको लंबे समय में बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। इस अध्याय में लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि माइक्रो गोल्स का मतलब यह नहीं कि आप छोटे ही बने रहें। ये केवल शुरुआती बिंदु होते हैं, जो धीरे धीरे आपको उस स्थायी आदत और बड़े लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जैसे किसी सीढ़ी के पहले पायदान पर चढ़ना, जब आप उस पर चढ़ते हैं तो अगली सीढ़ी आसान लगने लगती है। पैट्रिक किंग ये भी कहते हैं कि कई बार लोग ये सोचकर माइक्रो गोल्स को हल्के में ले लेते हैं कि इतना कम करने से क्या फायदा। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी बड़ी उपलब्धि हजारों छोटे कदमों से मिलकर बनी होती है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर हों, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यही माइक्रो गोल्स की शक्ति है, वे धीरे धीरे लेकिन स्थायी बदलाव लाते हैं। लेखक ये सुझाव भी देते हैं कि माइक्रो गोल्स को एक रूटीन का हिस्सा बनाएं। जैसे ही आप सुबह उठें, तय करें कि आज का छोटा लक्ष्य क्या होगा और उसे किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ें। उदाहरण के लिए, मैं आज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा ताकि मैं मानसिक रूप से शांत रह सकूं। जब आप माइक्रो गोल्स को किसी भावनात्मक या मूल्य आधारित उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो वे और अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। अंत में पैट्रिक किंग कहते हैं कि माइक्रो गोल्स कोई कमजोरी का तरीका नहीं है, वे एक बुद्धिमान और व्यवहारिक रणनीति हैं। असली मजबूती यह नहीं कि आप कितना बड़ा काम एक बार में कर लेते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार, कितने दिनों तक बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। और माइक्रो गोल्स यही निरंतरता पैदा करते हैं। चैप्टर 4, मोटिवेशन फॉलोज एक्शन। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि पहले हमें प्रेरणा यानी मोटिवेशन मिलेगी और तभी हम कोई काम शुरू कर पाएंगे। लेकिन पैट्रिक किंग इस अध्याय में इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वे कहते हैं कि मोटिवेशन किसी जादू की तरह आसमान से नहीं गिरती, बल्कि यह उस समय पैदा होती है जब हम काम करना शुरू करते हैं, यानी पहले एक्शन आता है, फिर मोटिवेशन।
यह एक बेहद क्रांतिकारी लेकिन व्यवहारिक सिद्धांत है, क्योंकि हम सबने कभी न कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते तब तक वो बोझ जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा करने लगते हैं, मूड बनने लगता है, मन लगने लगता है और फिर हम खुद से कहने लगते हैं, चलो थोड़ा और कर लेते हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि मोटिवेशन को बाहरी प्रेरणाओं से जोड़ना एक बड़ी भूल है। जैसे मूड अच्छा हो तभी पढ़ाई करेंगे, एनर्जी हो तभी एक्सरसाइज करेंगे, या उत्साह हो तभी काम पर ध्यान देंगे। लेकिन जीवन का सच यह है कि ये बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती। इसलिए अगर हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो अधूरे कामों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। लेखक समझाते हैं कि असल में मोटिवेशन एक बाय प्रोडक्ट है, यानी जब आप काम करना शुरू करते हैं तो उसका परिणाम होता है कि आपको मोटिवेशन महसूस होता है। जब आप एक पेज पढ़ लेते हैं, एक काम पूरा कर लेते हैं, एक चीज टिक कर लेते हैं, तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है जो आपको अच्छा महसूस कराता है। यही अच्छा एहसास मोटिवेशन बन जाता है। इसलिए पैट्रिक किंग कहते हैं, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन टू एक्ट, एक्ट टू जनरेट मोटिवेशन। यानी प्रेरणा का इंतजार मत करो, बल्कि काम करके प्रेरणा पैदा करो। लेखक बताते हैं कि यह सोच कि पहले मोटिवेशन आए फिर काम होगा, हमें निष्क्रियता की आदत सिखाती है। हम सोचते रह जाते हैं, योजना बनाते रहते हैं और फिर किसी न किसी बहाने से काम टाल देते हैं। लेकिन जब हम सोच को रोककर बस शुरुआत करते हैं, चाहे 2 मिनट के लिए ही क्यों न हो, तब हमारा शरीर और दिमाग उस गति में आ जाता है जो आगे बढ़ना चाहता है। इस अध्याय में पैट्रिक किंग एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, एक्शन ब्रीड्स क्लैरिटी। जब आप किसी चीज को लेकर उलझन में होते हैं तो सोचने से ज्यादा मदद नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही आप छोटा सा कदम उठाते हैं, चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे कहां से शुरू करें। अगर आप बस एक पंक्ति लिख दें, एक फाइल खोल लें या एक आइडिया नोट कर लें, तो अचानक आप खुद को दिशा में पाते हैं। यही प्रारंभिक गति, इनिशियल मोमेंटम, मोटिवेशन में बदलती है। पैट्रिक किंग इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक बेहद आसान तरीका भी सुझाते हैं, जस्ट कमिट टू 5 मिनट्स। यानी खुद से कहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा, क्योंकि एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आपको रुकना उतना मुश्किल नहीं लगता जितना शुरू करना लगता था। किताब में यह भी बताया गया है कि एक्शन कैसे हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम लगातार सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो अंदर ही अंदर खुद को कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो हमें अपनी क्षमता पर भरोसा बढ़ता है। हम खुद को एक्शन लेने वाला व्यक्ति मानने लगते हैं और यही सोच हमें आने वाले कठिन कार्यों के लिए तैयार करती है। पैट्रिक किंग ये भी कहते हैं कि आप अपने वातावरण को भी इस नियम के अनुकूल बना सकते हैं। यानी अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो एक्शन फर्स्ट को सपोर्ट करे। उदाहरण, अगर आपको लिखना है तो लैपटॉप खुला रखें और डॉक्यूमेंट पहले से ओपन हो। अगर एक्सरसाइज करनी है तो जूते और कपड़े पहले से तैयार हों। अगर पढ़ाई करनी है तो किताब मेज पर रखी हो और डिस्ट्रैक्शन दूर हो। जब आप छोटे एक्शन की तैयारी कर लेते हैं तो शुरुआत करना आसान होता है और मोटिवेशन अपने आप बढ़ता है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि कभी कभी एक्शन लेने के लिए परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं होती। हमें लगता है कि जब तक पूरी योजना नहीं बनती हम शुरू नहीं कर सकते। लेकिन पैट्रिक किंग कहते हैं कि परफेक्ट प्लान की खोज ही एक और बहाना बन जाती है टालने का। असल कुंजी है इम्परफेक्शन में ही शुरुआत करना, क्योंकि एक बार आप शुरू कर लेते हैं तो आप सुधार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर बिना मोटिवेशन के किया गया काम क्या उतना असरदार होता है। पैट्रिक किंग इसका जवाब बड़ी सहजता से देते हैं, यस एंड ऑफन मोर इफेक्टिव। क्योंकि जब आप बिना किसी भावनात्मक ड्रामे के काम करते हैं तो आप प्रोफेशनली, स्थिरता से और साफ दिमाग से काम करते हैं। ये गुण लंबे समय में ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इस अध्याय में एक और बेहतरीन बात यह कही गई है कि एक्शन आपको मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि अक्सर जो काम हम टालते हैं वे हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, चिंता और बोझ बनकर। लेकिन जैसे ही आप उन्हें पूरा करने लगते हैं, भले ही थोड़ा सा ही, आपको राहत महसूस होती है। ये भावनात्मक बोझ कम करने का भी एक तरीका है। पैट्रिक किंग हमें अंत में ये याद दिलाते हैं कि सफलता की असली कुंजी यही है, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। यानी आप पूरी तरह तैयार महसूस करें या नहीं, बस शुरुआत करें। शुरुआत ही वो दरवाजा है जिससे होकर मोटिवेशन, स्पष्टता, आत्मविश्वास और सफलता आती है। चैप्टर 5, एलिमिनेटिंग फ्रिक्शन। जब भी हम कोई जरूरी काम टालते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि समस्या हमारे आलस या आत्मनियंत्रण की कमी की है। लेकिन पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि टालने की असली जड़ अक्सर फ्रिक्शन यानी अवरोधों में होती है। वे छोटी छोटी बाधाएं जो हमारे काम शुरू करने के रास्ते में छिपी होती हैं और जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फ्रिक्शन का मतलब है किसी भी काम को शुरू करने में जो भी अड़चनें आती हैं, चाहे वे शारीरिक हों,
मानसिक हो या भावनात्मक। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है लेकिन जूते कहीं कोने में पड़े हैं, तो उन्हें निकालना भी एक फ्रिक्शन है। अगर आपको पढ़ाई करनी है लेकिन आपकी किताबें बिखरी हुई हैं, तो उन्हें खोजने में लगने वाला समय और उकताहट फ्रिक्शन है। अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है लेकिन आप जानते नहीं कि कहां से शुरू करें, तो वो मानसिक फ्रिक्शन है। पैट्रिक किंग समझाते हैं कि हमारे दिमाग को सहजता चाहिए। दिमाग आलसी नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा बचाने वाला है। वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, और फ्रिक्शन यानी अड़चनों की मौजूदगी किसी भी काम को मुश्किल और भारी बना देती है। इसलिए जब हम फ्रिक्शन को खत्म कर देते हैं, तो काम अपने आप आसान लगने लगता है और टालने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में टालमटोल से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखें कि कौन कौन सी चीजें आपके एक्शन के रास्ते में फ्रिक्शन पैदा कर रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह किताब पढ़ना चाहते हैं, तो किताब तक पहुंचना सबसे आसान बना दे। उसे रात में ही उस जगह पर रखें जहां आप सुबह बैठते हैं। अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो कपड़े और जूते पहले ही तैयार रखें। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स पहले से एक जगह रखें ताकि सुबह उन्हें ढूंढने में समय न जाए। पैट्रिक किंग इसे प्री लोडिंग द पाथ कहते हैं, यानी रास्ता पहले से साफ करना ताकि आपके एक्शन के लिए कोई अड़चन न हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर आपको सुबह दौड़ पर जाना है, तो रात में ही कपड़े और बॉटल बैग के पास रख देना। इससे सुबह आपका मन बहाने बनाने में नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ पहले से तैयार है। 2 प्रकार की फ्रिक्शन। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि फ्रिक्शन 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फ्रिक्शन वह है जो आपके वातावरण या चीजों की स्थिति से जुड़ी है, जैसे चीजों का इधर उधर फैला होना, काम शुरू करने के लिए जरूरी टूल्स न मिलना, या बार बार डिस्ट्रैक्शंस आना। इंटरनल फ्रिक्शन वह है जो आपके भीतर की मानसिक या भावनात्मक उलझनों से आती है, जैसे डर, असमंजस, परफेक्शनिज्म या क्या मैं ये कर पाऊंगा जैसी सोच। एक्सटर्नल फ्रिक्शन को दूर करने के लिए लेखक कुछ व्यवहारिक सुझाव देते हैं। अपने कार्यक्षेत्र, वर्कस्पेस को व्यवस्थित रखें। जितना संभव हो, अपने कार्यों को पूर्व निर्धारित और ऑटोमेटेड बनाएं। डिवाइसेस पर नोटिफिकेशन बंद करें या फोकस मोड चालू करें। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने दिन के टूल्स और सेटअप को तैयार करने में लगाएं। इंटरनल फ्रिक्शन को दूर करने के लिए पैट्रिक किंग कहते हैं कि आपको अपने अंदर की आवाजों को चुनौती देनी होगी। जैसे अगर आप सोचते हैं, शायद मैं असफल हो जाऊंगा, तो खुद से पूछिए, अगर मैं 10 मिनट भी कोशिश कर लूं, तो क्या वो भी असफलता होगी? इसी तरह, मैं परफेक्ट शुरुआत नहीं कर पा रहा हूं, को चुनौती दीजिए, क्या इम्परफेक्ट शुरुआत करना न करने से बेहतर नहीं? इंटरनल फ्रिक्शन का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका है क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी। जब आपको पता हो कि पहला कदम क्या है, और वो कदम बहुत छोटा और स्पष्ट हो, तो अंदर की उलझनें कम होने लगती हैं। फ्रिक्शन को कम करना एक सतत प्रक्रिया है। पैट्रिक किंग ये भी बताते हैं कि फ्रिक्शन को दूर करना कोई एक बार का काम नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। हर बार जब आप कोई काम टालें, तो खुद से यह सवाल करें, क्या कोई अवरोध है जिसे मैं कम कर सकता हूं, और फिर उसे खत्म करने का छोटा सा कदम उठाएं। कभी कभी फ्रिक्शन इतनी मामूली होती है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते, जैसे कि हर बार पासवर्ड टाइप करना, ब्राउजर में डिस्ट्रैक्शन वाली वेबसाइटें खुली रहना, टास्क शुरू करने के लिए बार बार फोल्डर खोलना पड़ना। इन छोटी छोटी चीजों को सुधारने से बड़ी टालमटोल की आदतें टूटने लगती हैं। इस अध्याय में लेखक एक और दिलचस्प बात कहते हैं, फ्रिक्शन सिर्फ आपके एक्शन को धीमा नहीं करती, बल्कि आपकी मोटिवेशन को भी खा जाती है। जब किसी काम की शुरुआत में ही हम थकने लगते हैं, तो हम उसे नापसंद करने लगते हैं। इसलिए फ्रिक्शन को हटाना मतलब सिर्फ कार्य को आसान बनाना नहीं, बल्कि उसे मनपसंद और आरामदायक बनाना भी है। लेखक इस विचार को विस्तार से समझाते हैं कि आप फ्रिक्शन को केवल कम नहीं करते, बल्कि आप पॉजिटिव मोमेंटम भी बना सकते हैं। यानी जैसे ही आप फ्रिक्शन हटा देते हैं, वैसे ही आपका दिमाग कहता है, चलो अब तो शुरुआत करना आसान है, और यही सोच एक्शन की ओर ले जाती है। पैट्रिक किंग अंत में ये कहते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा आपके शत्रु की तरह काम करती है, लेकिन इसे पहचानकर हटा देना आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जब आप अपने एक्शन के रास्ते को इतना सरल बना देते हैं कि आपको बस उठकर करना भर हो, तो आप बार बार सोचने, बहाने बनाने और टालने से बच जाते हैं। चैप्टर 6 अकाउंटेबिलिटी और डेडलाइंस। पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि अगर इंसान को समय पर कोई काम करवाना है, तो 2 चीजें बेहद असरदार साबित होती हैं, जिम्मेदारी और समय सीमा, यानी अकाउंटेबिलिटी और डेडलाइंस। बहुत बार हम अपने कामों को सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए कोई बाहरी दबाव नहीं होता। जब हम सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, अभी टाइम है, तो हमारी आदत बन जाती है काम को कल पर टालने की। लेकिन जब हम जानते हैं कि कोई हमारी प्रगति पर नजर रख रहा है, या कोई निश्चित तारीख तय है जिसमें काम पूरा करना ही है,
तब हम भीतर से ज्यादा सतर्क, जागरूक और जिम्मेदार हो जाते हैं। लेखक इस सिद्धांत को साइकोलॉजिकल प्रेशर फॉर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी जब आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं और आपके काम की रिपोर्ट या परिणाम किसी और तक भी जाना है, तो आप अनजाने में ही अपनी लय और अनुशासन को ठीक कर लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का असर हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा होता है। जब हम खुद से ही जवाबदेह होते हैं तो बहुत बार अपनी ही बहानेबाजी में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम किसी और को जवाब देने की स्थिति में होते हैं, जैसे दोस्त, कोच, सहकर्मी, बॉस या परिवार, तो हम मानसिक रूप से खुद को अधिक अनुशासित अनुभव करते हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि इस सिद्धांत को हम जानबूझकर अपनी आदत में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी दोस्त से कहें कि आप हर शुक्रवार उसे बताएंगे कि आपने इस हफ्ते कितना काम किया। किसी प्रोजेक्ट के लिए एक साथी चुनें जो आपके साथ नियमित बातचीत में आपकी प्रगति पूछे। किसी कार्य का वादा सोशल मीडिया पर करें। जब आप सबके सामने कहते हैं कि आप ये करेंगे, तो वह वादा एक सार्वजनिक जिम्मेदारी बन जाता है। अकाउंटेबिलिटी का असर सिर्फ डर के कारण नहीं होता, बल्कि यह आपको लक्ष्य से जोड़े रखता है। जब कोई पूछने वाला होता है, तो आप सिर्फ योजना नहीं बनाते, बल्कि कार्यवाही करते हैं। आप अपने फैसलों को हल्के में नहीं लेते। पैट्रिक किंग ये भी स्पष्ट करते हैं कि डेडलाइंस यानी समय सीमा केवल समय को बांधने का तरीका नहीं है, यह हमारे दिमाग को गति देने का उपकरण है। जब किसी कार्य की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, तो हमारा दिमाग उसे फ्यूचर का काम मान लेता है, यानी अभी जरूरी नहीं है। लेकिन जब तारीख तय होती है और वह तारीख बाहर से तय हो, तो दिमाग उस कार्य को अर्जेंट की सूची में डाल देता है। ये ठीक वैसा है जैसे कॉलेज के दिनों में हम पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं करते, लेकिन एग्जाम की डेट मिलते ही अचानक पूरा पाठ याद आने लगता है। या ऑफिस में कोई रिपोर्ट जब तक बिना डेडलाइन के होती है, हम टालते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बॉस कहता है कि शुक्रवार दोपहर तक चाहिए, हम फोकस कर जाते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हमें इस प्रक्रिया को समझकर जानबूझकर अपने फेवर में इस्तेमाल करना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका है खुद को कृत्रिम डेडलाइंस देना। यानी जब बाहर से कोई समय सीमा न हो, तब भी आप खुद तय करें कि मुझे ये काम आज शाम 7 बजे तक खत्म करना ही है। लेकिन इसका असर तभी होगा जब इस डेडलाइन को आप मजाक नहीं, बल्कि नियम माने। इस तरह की खुद बनाई गई डेडलाइंस को मजबूत बनाने के लिए अकाउंटेबिलिटी को जोड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने खुद तय किया है कि मैं रोज सुबह 30 मिनट किताब पढ़ूंगा, तो यह नियम तभी टिकेगा जब आप किसी को इसका अपडेट देंगे या कोई दोस्त भी साथ पढ़ेगा। पैट्रिक किंग बताते हैं कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। वो व्यक्ति ईमानदारी से आपको टोक सके, तारीफ भी करे लेकिन बहाना भी न माने। वो व्यक्ति आपके लक्ष्य को समझता हो और उसमें रुचि रखता हो। नियमित फीडबैक के लिए तय दिन या समय हो, जैसे हर रविवार को 10 मिनट की कॉल। इस अध्याय में लेखक एक दिलचस्प विचार साझा करते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा हिस्सा उस दबाव पर निर्भर करता है जो हमें लग रहा होता है। अगर कोई दबाव नहीं है, तो दिमाग उसे कम प्राथमिकता देता है। इसलिए अगर हम प्रेशर का इल्यूजन यानी दबाव का भ्रम भी बना लें, जैसे कि अगर मैंने यह नहीं किया तो मैं खुद से शीवंग हो जाऊंगा, या मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को जवाब देना होगा, तो भी दिमाग उस कार्य को गंभीरता से लेने लगता है। पैट्रिक किंग ये भी बताते हैं कि डेडलाइंस जितनी स्पष्ट और नजदीकी हों, उनका असर उतना ही गहरा होता है। यानी इस महीने में करना है कहने से ज्यादा असर होता है 15 तारीख शाम तक करना है कहने से। और अगर आप उस डेडलाइन के साथ कोई नतीजा जोड़ दें, जैसे अगर मैं यह नहीं कर पाया तो मैं अगले 2 दिन तक कोई फिल्म नहीं देखूंगा, तो आपका दिमाग उसे असली बना लेता है। एक और विचार जो इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण है वह है अकाउंटेबिलिटी टू फ्यूचर सेल्फ। यानी आप खुद को यह कल्पना करने को कहें, क्या मैं अगले हफ्ते के खुद को निराश करना चाहता हूं? जब आप आज का कोई जरूरी काम टालते हैं, तो आप अपने ही आने वाले समय के खुद को मुश्किल में डालते हैं। यह विचार अगर गहराई से लिया जाए, तो व्यक्ति खुद से ही अकाउंटेबल बन सकता है। पैट्रिक किंग अंत में ये कहते हैं कि अगर आप टालमटोल की आदत को वास्तव में खत्म करना चाहते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी और डेडलाइंस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। ये दोनों चीजें मिलकर आपको वो ढांचा देती हैं जिसमें विचार सिर्फ विचार नहीं रहते, वे कार्य बन जाते हैं। चैप्टर 7 माइंडसेट शिफ्ट्स। पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि सिर्फ समय प्रबंधन या काम की योजना बना लेने से हमारी टालने की आदत नहीं बदलती। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने सोचने के तरीके यानी माइंडसेट को बदलते हैं। यही माइंडसेट शिफ्ट हमारी जिंदगी में स्थायी बदलाव की नींव रखता है। जब तक हम उसी पुराने नजरिए से सोचते रहेंगे, तब तक वही पुराने नतीजे मिलते रहेंगे। सबसे पहली जरूरी माइंडसेट शिफ्ट है परफेक्ट नहीं, शुरू करना जरूरी है। बहुत से लोग इस चक्कर में रहते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा, जब समय मिलेगा, तब शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट समय कभी आता ही नहीं। पैट्रिक किंग कहते हैं, शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत होती है। जैसे ही आप कुछ करना शुरू करते हैं,
आप अपने दिमाग को यह संकेत देते हैं कि अब टालना बंद। दूसरी माइंडसेट शिफ्ट है, मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं, बस एक्शन की जरूरत है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले जोश आएगा तब काम करेंगे, लेकिन लेखक बताते हैं कि मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है। सच्ची प्रगति तब होती है जब हम उसके बिना भी आगे बढ़ते हैं। एक्शन से ही धीरे धीरे मोटिवेशन पैदा होती है, न कि उल्टा। तीसरी माइंडसेट शिफ्ट है, छोटा शुरू करना बुरा नहीं, समझदारी है। कई बार लोग सोचते हैं कि छोटा काम करना या थोड़ा थोड़ा करना समय की बर्बादी है, लेकिन पैट्रिक बताते हैं कि छोटे छोटे एक्शन से ही आदतें बनती हैं और बड़े लक्ष्य पूरे होते हैं। ऑल और नथिंग की सोच छोड़नी होगी। कुछ करना कुछ नहीं करने से कई गुना बेहतर है। चौथी माइंडसेट शिफ्ट है, भविष्य का मैं आज के मेरे फैसलों पर निर्भर है। जब हम काम टालते हैं तो हम अपने आने वाले समय के खुद के लिए परेशानी खड़ी कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य आसान हो तो आज आप कठिन निर्णय लें। ये सोच आपको हर दिन निर्णय लेने में मदद करती है, क्या मैं अपने भविष्य के खुद के लिए ये काम अभी करूं? पांचवी माइंडसेट शिफ्ट है, तकलीफ से बचने की नहीं, विकास की सोच रखें। हम टालते हैं क्योंकि हमें डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा से डर लगता है। कोई भी काम जो मुश्किल लगे हम उससे दूर भागते हैं, लेकिन पैट्रिक किंग बताते हैं कि ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में ही छुपी है। अगर हम खुद को हमेशा कंफर्ट जोन में ही रखें तो हम कभी भी नए मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। छठी माइंडसेट शिफ्ट है, फेलियर प्रगति की प्रक्रिया है। हम कई बार इस डर से काम शुरू नहीं करते कि कहीं हम असफल न हो जाएं। लेकिन लेखक समझाते हैं कि असफलता सीढ़ी है, दीवार नहीं। हर बार जब आप फेल होते हैं तो आप कुछ सीखते हैं और अगली बार बेहतर करते हैं। काम को अच्छा करना है से सीखते हुए करना है में बदलना बहुत जरूरी है। सातवीं माइंडसेट शिफ्ट है, मैं डिसिप्लिन के जरिए आजाद हो सकता हूं। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन एक बंधन है, लेकिन लेखक बताते हैं कि जब आप डिसिप्लिन से काम करते हैं तो आप लंबे समय में ज्यादा फ्री होते हैं। जब आप समय पर काम करते हैं तो आखिरी वक्त की हड़बड़ी से बचते हैं। और यही असली आजादी है, जब आप अपनी जिंदगी खुद चलाते हैं, हालात नहीं। पैट्रिक किंग हर माइंडसेट शिफ्ट को व्यवहारिक उदाहरणों से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, माइंडसेट का बदलना कोई चमत्कारी प्रक्रिया नहीं बल्कि अभ्यास का विषय है। हर बार जब आप टालना चाहें तो खुद से पूछें, क्या मैं पुराने माइंडसेट से सोच रहा हूं या नए नजरिए से? वे सुझाव देते हैं कि आप एक डायरी या नोटबुक रखें जिसमें आप अपनी सबसे बड़ी 3 लिमिटिंग बिलीफ्स लिखें, यानी वे सोचें जो आपको रोकती हैं। फिर उनके साथ एक एक नई एम्पावरिंग बिलीफ यानी नई सोच भी लिखें। जैसे, मैं आलसी हूं, मैंने बस अभी तक अपना सिस्टम नहीं बनाया। मैं कभी टाइम से नहीं कर पाता, मैं हर दिन बेहतर हो सकता हूं। मुझे पहले सब समझ में आना चाहिए तभी मैं शुरू करूं, शुरुआत करके ही सब समझ में आएगा। लेखक ये भी कहते हैं कि माइंडसेट शिफ्ट को मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे विजुअल रिमाइंडर्स भी मदद करते हैं। जैसे कि वर्क डेस्क पर एक पंक्ति चिपका दें, बिना परफेक्ट शुरुआत के भी शुरुआत होती है, या एक्शन पहले भावना बाद में। पैट्रिक किंग अंत में ये याद दिलाते हैं कि माइंडसेट शिफ्ट सिर्फ सोच बदलने की प्रक्रिया नहीं है, यह आइडेंटिटी बदलने की प्रक्रिया है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। जब आप खुद को ऐसा व्यक्ति मान लेते हैं जो एक्शन लेता है, टालता नहीं, तो आप वैसा ही व्यवहार भी करने लगते हैं। माइंडसेट शिफ्ट एक लंबी यात्रा है, लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटे से फैसले से होती है। क्या आप आज अपने बारे में कुछ अलग मानने को तैयार हैं? अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो और आप ऐसे ही और भी किताबों के सारांश सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसी और मददगार समरीज लाते रहें। आप किस किताब का सारांश अगली बार सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए।